वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसा युद्ध जो 6 सालों तक चला था, जिसमें दुनिया के लगभग सभी देशों ने भाग लिया था और अपना पूरा जोर लगा दिया था इस वॉर में। और एस्टिमेट किया जाता है कि इस वॉर में 70 से 85 मिलियन लोगों की जान गई थी, जिसमें ज्यादातर लोग नॉर्मल सिविलियंस ही थे। बट आखिर ये सब क्यों? आखिर ये वॉर स्टार्ट कैसे हुआ और किनके बीच में हुआ ये वॉर, और आखिर ये खत्म कैसे हुआ? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी कहानी। तो वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 के एंड से ही होती है। अब अगर आपको वर्ल्ड वॉर 1 का ज्यादा आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि एक सेंट्रल पावर और अलाइज के बीच हुआ था वॉर। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर शामिल थे, और अलाइज में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली और जापान और बाद में फिर यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल हो गया। अलाइज इस वॉर में जीत गए, बट वॉर के वजह से उसके 8.5 मिलियन लोगों की जान गई। जीत के बाद अलाइड ने इस वॉर का इकलौता जिम्मेदार जर्मनी को बताया और 1919 में द ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की गई, जिसमें जर्मनी को वॉर के दौरान हुई नागरिक क्षति को कवर करने के लिए 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स का भुगतान करना पड़ेगा। ये गोल्ड मार्क्स तब के समय जर्मनी की करेंसी थी। अभी के समय इस 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स की वैल्यू 575 बिलियन डॉलर्स होगी। तो ये ऑब्वियसली जर्मनी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, और उस समय वॉर के वजह से जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन भी चल रहा था, जिसके वजह से जर्मनी की करेंसी का वैल्यू बहुत ज्यादा गिर चुका था। और ये इतना ज्यादा था कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एक ब्रेड की कीमत जनवरी 1923 में सिर्फ 250 मार्क्स की थी, वहीं नवंबर 1923 में बढ़कर 200 बिलियन मार्क्स हो गया। यहाँ तक कि जर्मनी के लोग तो उस समय पैसों को एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे थे। और आप जानकर चौंक जाओगे कि जर्मनी को 575 बिलियन डॉलर चुकाने में 92 साल का समय लगा। लास्ट डेट उन्होंने 2010 में ही चुकाया था। तो अब सोचो आखिर कितना ज्यादा था ये अमाउंट। अब अगर हम पास्ट में वापस जाए तो जब जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और हाइपर इन्फ्लेशन भी चल रहा था, तब एंट्री हुई अडोल्फ हिटलर की, एक ऐसा यंग पॉलिटिकल लीडर जो अपने भाषणों से जनता को बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे से जानता था। 1923 में नाजी पार्टी जर्मन सरकार को ओवरथ्रो करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। पर इसके वजह से जर्मनी में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों में यह अंधविश्वास फैल गया कि जर्मनी की जो इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, यह देश में रह रहे एंटी नेशनल एलिमेंट्स की वजह से हो रहा है। जर्मनी की जनता उस समय जर्मनी के हालात से बहुत ज्यादा गुस्सा थे, इसीलिए हिटलर की बातों से वो आसानी से बहक गया। हिटलर कहता था कि जर्मनी में रह रहे ज्यूज और सोशलिस्ट के वजह से ये सब हो रहा है। जर्मनी की पूरी जनता उसकी बात मान रही थी। फिर 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने 2000 टैंक्स, 900 बॉम्बर्स और 400 फाइटर सहित 1.5 मिलियन लोगों के साथ पोलैंड में वेस्ट से इन्वेड किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, और 17 सितंबर को सोवियत ट्रूप्स ने भी ईस्ट से इन्वेड किया। नाजीज ने ज्यूज के साथ बहुत ही बदतर चीजें की हैं, जिसमें से एक था गैस चैम्बर। इस गैस चैम्बर का यूज मास मर्डर के लिए किया जाता था। इस चैम्बर में बहुत सारे प्रिजनर्स को बंद कर दिया जाता था और एक पाइप के सहारे चैम्बर में जहरीले गैसों का स्त्राव किया जाता था, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे गैस चैम्बर्स में उस समय मरने वाले लोगों के नाखूनों के दाग तक मिलते हैं दीवारों पर। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जिंदा प्रिजनर्स के ऊपर बहुत अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते थे। अब पोलैंड के बाद जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, यूगोस्लाविया, ग्रीस, इन सभी पर अटैक किया। अब अगर आप इन अटैक्स के टाइमलाइंस को देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो जर्मनी आखिर इन सभी वॉर्स को इतना जल्दी कैसे जीत रहा था? तो ये वॉर जीतने के लिए जर्मनी ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटेजी का यूज करता था। अब ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिस पे स्पीड और स्टेल्थ पर फोकस किया जाता था। मतलब कि इतने स्पीड से हम दूसरे देश पर इन्वेड करेंगे टैंक्स का इस्तेमाल करके कि दूसरे देशों को सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर ऊपर से हमारी एयरफोर्स आएगी जिसे लुफ्टवाफे कहा जाता था, और इन्वेजन जो होगा वो लाइटनिंग स्पीड से होगा। और ये जो ब्लिट्ज शब्द आता है, इसका मतलब जर्मन में लाइटनिंग होता है। और हिटलर का फोकस ही इस पर था कि छोटी छोटी वॉर लड़ी जाए और उसे जितना जल्दी हो सके जीता जाए, मतलब 1-2 सप्ताह के अंदर ही उसे जीत लिया जाए। इस स्ट्रेटेजी को मेंटेन करने के लिए जर्मन सोल्जर्स को परविटिन नाम का एक ड्रग दिया जाता था, जिसे आज क्रिस्टल मैथ नाम से जाना जाता है। Confidential military communiques reveal the Allies suspected the Nazis were using something to supercharge their troops.
but they had no idea what it was. इस ड्रग को लेने पर इंसान की जो थकान रहती है वही दूर हो जाती है और रात को उसे सोने तक की जरूरत नहीं पड़ती है। भूख प्यास कम हो जाती है, दर्द कम हो जाता है और इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। अब ऐसे ड्रग्स सोल्जर्स को देना तो बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस प्रूव हो रहा था, बट उनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक था। जहाँ दूसरे सोल्जर्स रात को सो रहे थे, वहीं जर्मन सोल्जर्स ड्रग्स के वजह से दिन रात बिना रुके अटैक्स करते जा रहे थे। अब जर्मनी जो लगातार दूसरे देशों पर इन्वेजन करता जा रहा था, तो फ्रांस पहले ही समझ गया था कि जर्मनी फ्यूचर में उस पर भी अटैक करेगा ही करेगा, और इसीलिए फ्रांस ने इन्वेजन से बचने के लिए द मैगनॉट लाइन नाम की एक 280 मील लंबी एक दीवार बनाई, जिसमें दर्जनों फोर्ट्रेस, अंडरग्राउंड बंकर्स, माइनफील्ड्स और गन बैटरीज शामिल थे। 1930 के समय बने इस मैगनॉट लाइन का खर्च अभी के समय $9 बिलियन के बराबर होता है, और जैसा फ्रांस ने सोचा था एग्जैक्टली जर्मनी ने उस पर भी 1940 में अटैक किया। जर्मनी ने 10 मई को फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग पर अटैक किया, और उसी दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि वो कहते थे कि वो आसपास के देशों को नाजीज के इन्वेजन से बचा लेंगे, पर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और इसीलिए अपने फेलियर को मानकर वो पीएम के पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। I sought an audience of the King this evening and tendered to him my resignation, which His Majesty has been pleased to accept. His Majesty has now entrusted to my friend and colleague, Mr. Winston Churchill, the task of forming a new administration on a national basis. अब ये जो प्रधानमंत्री की कुर्सी रहती है, ये मिलती है विंस्टन चर्चिल को। वहीं जहाँ दूसरी तरफ जर्मनी सभी पर अटैक करता जा रहा था, तो सब समझ चुके थे कि अब हिटलर रुकने वाला नहीं है। अब फ्रांस जो दीवार बनाता है, उस पर फ्रेंच ट्रूप्स खड़े हो जाते हैं अपने देश को बचाने के लिए। बेल्जियम और लग्जमबर्ग के बॉर्डर पर अलाइड फोर्सेस तैनात रहती है उसे बचाने के लिए। हिटलर फिर से ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है। हजारों फाइटर बॉम्बर एयरप्लेन्स और जमीन पर लगभग 30 लाख लोग जर्मन आर्मी के पास थे ऑफेंस के लिए, और इस लड़ाई को कहा जाता है बैटल ऑफ फ्रांस। जर्मन ट्रूप्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ए, बी और सी। ग्रुप बी का काम होता है कि वो नेदरलैंड में जाके हमला करे और बेल्जियम में जाकर अलाइड फोर्सेस से लड़े, और ग्रुप सी का काम होता है कि वो मैग्नॉट लाइन पर जाकर हमला बोले। और अब आप सोच रहे हो कि आखिर ग्रुप ए का क्या काम है, तो ग्रुप ए ही एक्चुअली मास्टर प्लान था। ग्रुप सी जो कि मैग्नॉट लाइन पर हमला करता है, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए होता है, जिससे ग्रुप ए अपना मास्टर प्लान पूरा कर सके, जो कि था फ्रांस में एंट्री करना एडेनेस फॉरेस्ट के थ्रू। और फ्रांस के मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते थे कि जर्मन आर्मीज इस जंगल से कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये जंगल बहुत ही बड़ा और घना है। उन्होंने ये बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि जर्मन आर्मी एग्जैक्टली यहीं से आएगी। 40,000 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल्स का इस्तेमाल करके ग्रुप ए इस फॉरेस्ट के थ्रू घुसता है। फिर 15 मई 1940 को ये सेडान को कैप्चर कर लेते हैं और नॉर्थ में ट्रेवल करते हैं। अलाइड फोर्सेस ग्रुप बी के साथ वहीं पर लड़ रही थी, और उन्हें अचानक से बहुत बड़ा झटका लगता है ये देखकर कि सडनली यहाँ इतनी बड़ी जर्मन फोर्स उनके पीछे से कैसे आ गई। उन सोल्जर्स को तीनों दिशाओं से घेर लिया जाता है। एस्केप करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है उनके पास, जो कि होता है समुद्रों की ओर डनकर्क के पोर्ट के पास, और यहीं से ये एस्केप प्लान बनाते हैं। और डनकर्क में जो कांड हुए हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 में एक ऐतिहासिक मोड़ था, क्योंकि 4 लाख अलाइड ट्रूप्स डनकर्क पर फंसे थे। और हाँ गाइज, अलाइड फोर्स वर्ड का जो यूज कर रहा हूँ मैं, उसका बेसिकली मतलब है ब्रिटिश आर्मी और फ्रेंच आर्मी। जो देश हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे उस ग्रुप को अलाइज कहते हैं, और जो हिटलर के साथ लड़ रहे थे उसे एक्सिस पावर कहा जाता है। जर्मन आर्मी अलाइड फोर्सेस के नजदीक पहुंच रही थी, और उनके लिए भागने का एक ही तरीका था, जो कि था समुद्र के थ्रू। अगर इन 4 लाख सोल्जर्स को नहीं बचाया जाता तो ब्रिटेन और फ्रांस को ये बहुत बड़ा झटका लगता, और हो सकता था कि वो अपने देश को बचा भी ना पाते। इसीलिए विंस्टन चर्चिल एक प्लान बनाते हैं। 26 मई 1940 को ऑपरेशन डायनामो लॉन्च किया जाता है, पूरे मिलिट्री के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन। और यही जो जर्मन सोल्जर्स थी उनके बहुत ज्यादा नजदीक आते जा रहे थे और शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं ऊपर से जर्मन एयरक्राफ्ट नीचे बॉम्ब्स फेंक रहा था। इस पूरे सिचुएशन को एक मूवी बहुत अच्छे से दर्शाती है, जिसका नाम है डनकर्क। फिर 4 जून 1940 लगभग 3,35,000 अलाइड आर्मी बच जाती है। इन्हें 1000 शिप्स के जरिए बचा लिया जाता है, बट इस इवैक्यूएशन के कारण अलाइड फोर्सेस की बहुत मिलिट्री इक्विपमेंट्स खत्म हो जाती है। कुछ ही दिन बाद फ्रांस हिटलर के सामने सरेंडर कर देता है, और इस समय इटली देश पर भी डिक्टेटर का राज चल रहा था, जिसका नाम था मुसोलिनी। ये हिटलर के साथ अलायंस बनाता है फ्रांस के साथ जंग छेड़ने के लिए, और जो इटली और जर्मनी की अलायंस बनती है उसे पैक्ट ऑफ स्टील कहते हैं। ये दोनों मिलकर फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। इस टाइम पर यूरोप में सिर्फ 3 देश बचे थे, जर्मनी,
सोवियत यूनियन और ब्रिटेन। सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच एक पीस एग्रीमेंट है, तो जर्मनी को सोवियत यूनियन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब बचा सिर्फ जर्मनी और ब्रिटेन। अब आप सोच रहे हो कि अमेरिका यहाँ पर कहाँ गया, तो अमेरिका पहले ही इस सभी से दूर था। अब ब्रिटेन के पास सिर्फ दो ही रास्ता बचा था। पहला तो था कि वो हिटलर के सामने घुटने टेक ले, और दूसरा कि वो लड़े और अपने देश को बचा ले। तो अब आखिर ब्रिटेन क्या करेगा? और ये जो वर्ल्ड वॉर 2 जो कि इतना ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका है, आगे जाके और कौन सा मोड़ लेने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है, उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आगे जो होने वाला है वो और भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, और लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी जो इस वीडियो की पार्ट 2 है वो आप मिस ना कर पाओ। तो तब तक के लिए गुड बाय।